और चीज कर लो। चार्ज के बारे में क्या बताया था भाई हमने, याद है सबको? चार्ज रिवाइज कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हम लोग ने। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो चार्ज होंगे Q1 और Q2 तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले हम लोग बनाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे उस लाइन से, और इसी लाइन पर इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। या अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, तो वो इसी लाइन पर दिखाया जाएगा। देखिए, और दोनों की जो वैल्यू होगी उसके लिए एक फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इनके सेंटर से सेंटर की दूरी है ना, उसको आर कहते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो इसके लिए एक नोटेशन थी। अगर ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है तो लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये ध्यान सुनना, इसको पढ़ना भी है, इसमें आगे चल करके इसमें डायरेक्शन आएगी। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर से सेम आएगा। मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आएगा। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट विल बी अगेन Q2 Q1 अपॉन, आप ध्यान से देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो यहां से मैंने वापस से प्रूफ कर दिया कि फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द चार्जेस ऑन ईच अदर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड मैग इज इक्वल, डायरेक्शन इक्वल टू अपोजिट। समझ गए? इस तरीके से हमने रिवाइज कर लिया फटाफट। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्केलर फॉर्म पढ़ा था। जो लास्ट हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्केलर में हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ना है हम लोग को, वेक्टर पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है वेक्टर में कैसे होगा ये फोर्स, यानी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अप्लाइड फोर्स की, ये पढ़ने वाले हैं। इसके पहले करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे कूलम्ब्स लॉ पे, बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। इसमें स्केलर फॉर्म में ही आंसर निकालना है, तो ये आसान है। इसमें क्या कर दिया, चार हमने बराबर इक्वल चार्ज ले लिए, Q1 Q2 Q3 और Q4, सबकी वैल्यू बराबर है, इस सबको Q लिख दिया। ठीक है, और चारों को प्लेस कहाँ किया, यहाँ लिखा गया प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कोनों पर प्लेस करेंगे, यानी वर्टिसेस कह दूं। ये हो गया तेरा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, ABCD मैंने वर्टिसेस बना दी, सब पर बराबर चार्ज है। ठीक है, कह रहे हैं कि सबकी जो दूरी है वो कितनी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो A हो गया। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, फिर कह रहे हैं कि फाइंड करिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन, किसी एक, इन चारों में से। सब लोग अपना अपना चूज कर सकते हैं, सबका आंसर सेम आएगा। तो कह रहे हैं कोई भी एक आप पकड़ लीजिए, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, मैंने कहा मैं सी पे निकालूंगा। सी पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, कल ही पढ़ाया था कि किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स उसके सराउंडिंग के चार्जेस से इफेक्ट नहीं होता, उस पर सारे चार्ज अपना अपना फोर्स लगा सकते हैं। Q2 अपना फोर्स Q पे लगाएगा, Q1 अपना फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। मान लेते हैं कि सारे चार्जेस इसमें जितने बनाए मैंने सब क्या है, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, यहां मैं रिवीजन करा के इसको मिटा दूंगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, है ना। तो रिपेल मतलब ये इसकी लाइन हुई, तो इसी लाइन पर इसको रिपेल करना है, ये इस तरफ रिपेल कर दिया। तो मैं लिखूं कैसे, एफ ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू Q1। ठीक है, अब ये इसका लाइन हो गया, तो इसी पर इसको रिपेल करना पड़ेगा इस तरफ। इसका क्या हो गया नाम, एफ ऑन क्यू ड्यू टू, बड़ा ही आसान था। अब दो वेक्टर हो गए, दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी इसका रिजल्टेंट हमें निकालने आता है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में कोई एंगल थीटा है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज वेरी इजी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी लिखता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, वेरी सिंपल। इसी आर को रिप्लेस कर दो एफ नेट से, हम निकाल तो स्केलर वैल्यू ही रहे हैं ना, हमें डायरेक्शन से तो मतलब है नहीं अभी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए को कौन रिप्लेस करेगा, किसी एक को आप रिप्लेस कर दो, है ना। हमने ए किसको लेना है, किसी को ले लो, मैंने ऊपर वाले को ले लिया Q1। ठीक है, स्क्वायर प्लस एफ के Q2 स्क्वायर प्लस 2 एफ Q1 मल्टीप्लाइड बाई एफ Q2 इंटू कॉस ऑफ, लो ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन भी बना
आंसर भी निकाल दिया। अब अगर थीटा पता चल जाएगा और इनकी वैल्यूज पता चल जाएंगी, यानी Q1 Q2 सबकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन में करने वाला हूं, तो हम आंसर के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन प्रोसेस तो यही है, यही सेम प्रोसेस रिपीट करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। और मजेदार बात क्या, एंगल भी निकल जाएगा। अब मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अब फिर से पढ़ेंगे, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, चलो ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले लाइन ऑफ एक्शन बनाना सीखो। इसका ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं इस पर निकाल रहा हूं नेट फोर्स। तो मेरा नाम क्या था, ABCD, तो मैं लिखूंगा क्या, अब इसने 1 2 3 4 करा हुआ है, इसके हिसाब से करना पड़ेगा फिर तो मुझे यार, है ना, अब इसके हिसाब से करना पड़ेगा। हटाओ इसको, ये तेरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और दिस इज योर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट इसने 4 लिया है, तो इसका 3 कहां रहा होगा, इसका 3 फिर ये रहा होगा, है ना, ये 3 बना दो, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो ये देख बन गया 4 पर लगने वाला, पढ़ने का तरीका बताया था ना, जो पहले आएगा उस पर लग रहा है फोर्स। मुझे कैसे पता चला कि मेरी नंबरिंग गलत है, मैं ये भी सिखा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ लिखा है F41, मैंने अभी सिखाया ना, 1 2 का मतलब क्या, फोर्स ऑन, किस पर फोर्स लग रहा है, जो आगे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4, तो मुझे ये सॉल्व करना था, तो मैंने देखो, वो सॉल्व करने का रीजन क्या है, उसी तरफ मेरा चला जाएगा, मैं इधर लिख पाऊंगा, और कोई रीजन नहीं है। तुम चाहो कुछ और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट ये रहा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकेंड ये रहा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड ये रहा, ठीक है भाई। चलो फटाफट करके खत्म करो इसको, इतना आसान है कि तुम लोग का टाइम ही खराब करेंगे हम। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, एक ही लाइन बन सकती है ना, सेंटर से सेंटर की सीधी लाइन तो यही बन रही है, कुछ और बन रहा है क्या, क्लियर है। अरे सर ये तो स्क्वायर था, ये तो डायगोनल है, डायगोनल का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। सर यहां पर भी अगर ये लाइन आप खींच दें और यहां पर ये लाइन खींच दें, तो कहीं ना कहीं आपने एक्सीडेंटली इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना दी और इसकी बना दी, गलत किया कुछ। अब मैं कलर कोडिंग कर देता हूं, कलर कोडिंग मतलब अलग अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये हो गया तुम्हारा थर्ड का, दिख रहा है सबको, ए भाई ऑनलाइन कोई देख लो एक बार, है ना, मुझे बता देना, कलर दिख रहा है, दिख रहा है यार, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसका बना देते हैं, इसका भी बना दो, ये तो दिखेगा ही दिखेगा, रेड तो हमेशा दिखता है, दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक फंडा क्लियर हो गया, हमें लाइंस के बीच का एंगल भी पता है। आप कहोगे नहीं पता, बिल्कुल पता है तुमको, कैसे नहीं पता। ये एंगल कितना होगा बेटा, अगर ये 90 था और डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज अ एंगल बाइसेक्टर, जो किसी चतुर्भुज जो आपके बराबर होते हैं, सारी भुजाएं, उसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री को बराबर अंश में काटता है। बहुत आसान भाषा में बोल दिया, यानी इसी लाइन को आगे खींचूंगा तो ये भी 45 और ये भी 45, है ना। तो अब देखो सॉल्व करने का टेक्निक देखो, हम लोग ना कभी इसको पहले करेंगे ही नहीं, पहले हम लोग जो दो एंगल हैं वो 90 वाले कर ले। 90 वाला क्यों करने के पीछे भाग रहा हूं, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। cos 90 क्या होता है, जीरो। और अभी सिखाया मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये हरा वाला और लाल वाला, इनके बीच के एंगल को मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये एंगल ये कितना है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अब फोर्स बनाता हूं मैं, देखो मैं फोर्स बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा, अब इसका नाम भी लिखूंगा फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक भाई। अब मैं फिर से वेक्टर बना रहा हूं, अब यहां पर ये हो गया मेरा फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू थर्ड, दिखा, अब दो लाइनें दिख रही हैं। अब इनके बीच का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट देखो कैसे लिखूंगा मैं, ये देखो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज लिख डालते, सबका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 4 1 इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, आर नहीं पता तुमको, आर तुमको पता है, कैसे नहीं पता भाई, पाइथागोरस 90 डिग्री हाइपोटेनस निकालना है, ए स्क्वायर रूट में, तो टू ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ए बाहर कर दिया, रूट 2a, तुमको पता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई रूट 2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर,
चलो ये पहला इक्वेशन हो गया भाई, ये भी तुम कर लोगे फटाफट, फोर्स ड्यू टू 2, ठीक है कर लेते हैं ये। अब मैं इसको क्यू स्क्वायर लिख दूं क्या, क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना। और नीचे क्या आ रहा भाई बता, इसके बीच की दूरी कितनी है, 4 2 है ना, 4 2 कहाँ है, ये दूरी कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिख ले भाई फटाफट, क्या जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन। अब एक और मजेदार बात, बेसिक मैथमेटिक्स, दो वेक्टर और दोनों वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, वो डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो, ये बी वेक्टर है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मैंने वेक्टर बोला और मैंने कहा सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, मैंने डायरेक्शन नहीं बोली, ठीक है। तब इनको क्या कहेंगे, तब इस केस में कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है, तब क्या करना होता है, क्यों सर, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और ए इंटू ए कर दो या तो ए इंटू बी कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना। तो इसको अगर हम देखें, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज 90, कॉस 90 इज 0, ये खत्म। ये कितना आ गया, ये आ गया √2a, ये कितना आ गया √2a, इतनी जल्दी आंसर आ गया। तो यानी कि अगर तुम्हें ये समझ में आया तो देखो आंसर लिख रहा हूं, ये स्पीड इस चैप्टर में नहीं लाओगे तो इस चैप्टर में इतनी कैलकुलेशन है कि तुम कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे। इसीलिए ये सब बेसिक जो है आने चाहिए सबको, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा कभी। तो ये देखो मैंने क्या निकाला, मैं निकाला कि अगर मुझे एफ नेट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 4 1 प्लस क्या कर दूं, मैं वेक्टर में लिखूंगा ना भाई, मुझे वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना, 4 2 प्लस, यही तो लिखना पड़ेगा। हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं 4 2 और 4 3, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा F4 1 वेक्टर, सॉरी ये ब्रैकेट है, मॉड नहीं है बेटा, है ना, प्लस ब्रैकेट के अंदर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख दूं यहां, सिंस F42 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F43 वेक्टर, क्या ये गलत बात कह दी, देखो ना 2 और 3 इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट, यहां लिखूंगा रिजल्टेंट ऑफ F43 एंड F42 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ F43 या फिर √2 टाइम्स ऑफ F42, और यहां मैं मैग्नीट्यूड लिखता जा रहा हूं, बार बार मॉड में लगा रहा हूं, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई डायरेक्शन निकालने को बोला नहीं गया। तो तुम्हारे पास आंसर देखो, अगर मुझे वेक्टर भी करना है तो मेरा एफ नेट बन गया, क्या आ गया तुम्हारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन, गलत किया मैंने कुछ, और अब मैं दिखा रहा हूं तुमको रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी भैया, वो भी 45 डिग्री पर आएगा, ये √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, F42, एंगल कितना होगा 45 डिग्री पर, ये कितने पे होगा 45, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने ये कैसे कर लिया, जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 45 पे लिख दिया। अभी मैंने एक आंसर नहीं निकाला, दैट इज कौन सा वाला, मुझे एक इसके लिए भी तो लेना है, तो इसका फोर्स भी इसी लाइन पर आएगा, मैं दिखा रहा हूं कैसे मैं एडिशन करने वाला हूं। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस पर सिंपल एडिशन होता है, और या अपोजिट होंगे तब भी सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। तो देखो इसका डायरेक्शन भी यही आ रहा है और इसका जो रिजल्टेंट इन दोनों का है वो भी इसी लाइन पर है, तो दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो पहले ये व्हाइट वाली लाइन वाला कैलकुलेट करते हैं, यानी हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे F41, है ना। तो F41 कहां निकाला हुआ है, F41 कहां निकाला हुआ है, ये है ना, और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट में क्या करना है, सिर्फ एडिशन। द आंसर इज वेरी सिंपल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 प्लस √2, आंसर है। इतना ही होमवर्क था तुम लोग का देख लो, समझ लो और मुझे बताओ, समझ में ना आए तो समझाता हूं।
ठीक है, देखो इसमें बहुत कुछ मैंने आपको बताया है और वो सारी चीजें कलेक्ट करके समझनी है, एक झटके में नहीं। ये जो हम लोग ने ऐड क्यों किया, घर पे जाओगे सबसे पहले सवाल आएगा कि सर ने ये वेक्टर को कैसे ऐड कर दिया। तो मेरे भाई ये वेक्टर में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसीलिए मैंने ये फिगर बनाया है, इस फिगर पे काम करना, फिगर देखे बिना सवाल मत करना, ठीक है। और मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये F41 को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है लिख दे रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ F43 एंड F42, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर, और यहां फिर मैं एक और बात लिख देता हूं, ये अलग है ना, डायरेक्शन ऑफ F41, ठीक, एंड रिजल्टेंट ऑफ F42 एंड F43 सेम, ठीक भाई। और क्या लिख दूं, ठीक है, इतना है पर्याप्त कि तुम 2 बार इसको पढ़ोगे तो कर लोगे, यही तुम्हारा बेस बनाएगा आगे के सारे सवालों के लिए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दिया, पता नहीं क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये बहुत जरूरी है। 4 बॉडीज हैं, फिर से बराबर चार्ज प्लेस कर दिया उनको कोनों पर स्क्वायर के, साइड की लेंथ अभी भी ए है, कह रहे एक चार्ज को सेंटर पे ले गए, एक चार्ज को उठा के ले गए सेंटर, सेंटर इक्विडिस्टेंट होता है, यानी बराबर दूरी पर होगा, चारों कोनों से बराबर दूरी पर होगा। इस बराबर दूरी को अंग्रेजी में और क्वेश्चंस में लिखा रहता है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। अब मैंने यहां पर ये प्लस क्यू और, ठीक है, अब मैं यहां पर एक चार्ज रखूंगा, है ना, ये मेरा एक चार्ज है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, तो आर कितना हो गया, एक्स 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 और एक्स, 4 फोर्सेस दिखे। अरे भाई ये लगाएगा ये भी लगाएगा, हमें तो इस पे निकालना है फोर्स ना, तो ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको उतना ही लगा करके उधर ढकेल देगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये इसको उधर, ये वाला उसको उधर ढकेल गया, वो नीचे, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे को, तो मैं जो बोलने जा रहा हूं, तो ये लिखेंगे चार्ज एट सेंटर, अब नया टॉपिक यहीं से आएगा, इज एट इक्विलिब्रियम एफ नेट, मैं जो पढ़ाने वाला हूं इसी के लिए क्वेश्चन लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, जब नेट फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन एनी चार्ज इज 0, देन द चार्ज एट इक्विलिब्रियम। तो यहीं से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। समझ गए ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इसमें इम्बैलेंस है, एक तो इक्विलिब्रियम हो गया, एक केस में इक्विलिब्रियम है या नहीं, ये देखो जरा, हमने क्या बदमाशी करी, वही सेम क्वेश्चन है इसलिए पढ़ूंगा नहीं, चार्जेस का नेचर बदल दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, ये भी उसी टॉपिक के लिए है, क्या अब इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा, चेक करते हैं। अब देखो ये इसको इधर ढकेल रहा है, इसलिए 2 कलर है, इसमें कुछ नहीं बना, चलाऊंगा पेन, बहुत अच्छा बना हुआ है, यहां से रिपेल कर रहा है। अच्छा मजेदार बात क्या है, ये इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है ना, ये तो बनाना जरूरी है, ये तो इक्विडिस्टेंट हैं, ताकि तुम लोग को पता रहे सब में एफ क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है, ठीक, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अलग है, तो वैल्यू तो सेम रहेगी फोर्स की लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। तो अब ये रिपेल करने की बजाय अट्रैक्ट करने लगा, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ये दोनों अब ऐड हो गए, यानी इस पर लग रहा है 2f, इस तरफ लग रहा है 2f। ये एंगल कितना होता है पता है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, पता है कि नहीं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है, तो बेसिक है यार, स्क्वायर नहीं पता है तो लिख लो, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो मैं पढ़ा देता हूं, ये 45, ये तेरा 45, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180, है ना, तो ये 90 नहीं होगा तो कैसे 180 होगा यार, 45 45 90 हो गया, बचा 90, 90 प्लस 90 180 होता है ना, इसलिए ये 90 है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पता होना चाहिए आपको। अब इधर देख ले भाई, इधर भी वही हुआ, इधर भी लगा रहा था एफ,
और इस येलो वाले ने भी लगा दिया उधर ही, तो ये 2f हो गया। इधर भी कितना आ गया, तो दो इक्वल वेक्टर वाला केस फिर से आ गया। देखना, ये भी 2f, ये भी 2f, एंगल 90, जो फॉर्मूला सिखाया था √2 एनी वन कोई भी ले लो, ये आ जाएगा फॉर्मूला, √2 टाइम्स ऑफ f, कोई भी एक लेंगे ना, तो दोनों की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ले 2f। और इसका एंगल कितना होगा, देखो ये दोनों ऐसे रखे हुए, अभी तो मैंने ऐसे रख दिया, अब इसको ऐसे रख दो, तो ये बीच से जा रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, एक्चुअली वर्टिकल हो जाएगा, वाई एक्सिस है ना, तो ये अपवर्ड फोर्स कहते हैं इसको। कहेंगे भैया नेट जो फोर्स है, चार्ज विल एक्सपीरियंस नेट अपवर्ड फोर्स of magnitude √2 times of 2 √2 times of, ठीक है, and the answer will be 2 √2 kq square upon x square। ठीक है, यहां ऐसे मैग्नीट्यूड लगा लो, ठीक, ताकि नेगेटिव ना लिखना पड़े मुझे, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे सही बताऊं तो नेगेटिव होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, अब तुम्हें इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाने, समझ गए। लेकिन बहरहाल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो परेशान नहीं होना है, मैंने डायरेक्शन लिख दिया ऑलरेडी, डायरेक्शन मैंने लिख दिया अपवर्ड ना, अपवर्ड कहाँ हो गया, प्लस वाई एक्सिस, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक और क्वेश्चन, जरूरत नहीं है इसकी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, आगे चल करके एक टॉपिक आने वाला है, उसको बिल्ड करने के, जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं सब टॉपिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम ये करने के बाद टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है ना, एक केस पढ़ेंगे आगे चल के कि एक रिंग होगी, रिंग पे हर जगह चार्ज होगा, ठीक है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में केस करना है हम लोग को, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि तुम लोग ये चीज अंदाज हो जाए कि कैसे ये जो नेट फोर्स बन रहे हैं। तीसरा, एक ही चीज के ऊपर तीसरा क्वेश्चन देखो, ये आइडेंटिकल अगर होता तो कैंसिल कर देता, सेंटर पर है, अरे ये सर्कल दिख रहा होगा, अब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि भैया सर्कल है, सर्कल मतलब सेंटर से सब बराबर दूरी पर है ना, तो ये भी बड़े क्लियर हो गया, फंडा एकदम सिंपल है। सेंटर पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसके ये दोनों एक ही एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए हैं, अगर दोनों 1 कूलम के होते तो नेट जीरो होता है इस पे, तो यहां दिख रहा है कि इम्बैलेंस है ना, तो अब फॉर्मूला भी रटा हुआ है भाई हमने, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन, है ना, और ये इतना लगा रहा है इधर, तुम लोग को फंसाना इतना आसान है, अभी दिखाता हूं कैसे, ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे यार इसने जो है बदमाशी कर दी, चलो अच्छा ठीक है, नोटेशन सिंपल कर देते हैं, 1 कूलम के कारण जो फोर्स लगा और 7 कूलम के कारण जो फोर्स लगा, दूरी बराबर है, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, फंसा रहे हैं बस, अब ये मेरा काम है भाई कि इम्बैलेंस होगा। मैं फिर से फंसा रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे दिया हूं, मैं फंसा रहा हूं, अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम पढ़ रहे हो या तुम ऐसे गप्पे ठोक रहे हो बैठ के, कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो 7 कूलम का चार्ज एक जगह रख दिया, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए तुम लोग, अगर तुम लोग पढ़े हो अभी तक जितना पढ़ा है, बहुत आसान है बस, लेकिन फंसा रहा हूं, मैंने कह दिया, मैंने ये फॉर्मूला जानबूझ के लिखा और इनकम्प्लीट लिखा, एक्स, चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, इसको एक्स कर देता हूं, ठीक है, लो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर इक्वल डिस्टेंस पर है ना, लो ये भी कर दिया, ऊपर मैं वैल्यू नहीं पुट करने वाला, पहले बता दे रहा हूं, मैं बस तुमसे ही पूछ रहा हूं, क्या F1c इज इक्वल टू 1 कूलम फोर्स ड्यू टू 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 7 कूलम चार्ज है, यस और नो, बस इतना बताना है। सबका सही है, सब नो में है, कोई यस वाला तो नहीं है, हाँ मतलब यस वाला नहीं चाहिए था मुझे कोई क्लास में, बड़ा ही ये फंसाने वाला सिस्टम था, इसमें कुछ नहीं करना, जबकि मैंने ये लिख करके ये तुम्हें बिलीव कराने की कोशिश करी कि तुम यहां भी लिख दोगे और तुम कहोगे ये तो कट गया। जबकि मैंने सिखाया था ये अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना चार्ज लेके चलेंगे, अपना पेयर बनाएंगे, है ना, तो पेयर में तो ये दो है ना, तो इसमें 1 कूलम है, लेकिन यहाँ 1 कूलम और 7 कूलम है, क्लियर कट बात होगी, 7 गुना हो गया ये 7 गुना हो गया,
तो ये इसीलिए इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यही आपको सीखना है। और ऐसे करते करते अब ये को मैं जरा सिखाऊं, इसमें आंसर भी आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी आएगा। ये तुम लोग को मैं अभी पढ़ा करके होमवर्क दूंगा, क्योंकि इसमें तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कूलम्स लॉ क्लिक खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब तुम ये बताओ, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया? अच्छा, ये सब बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। तो मुझे ये बता, ऐसे एंगल बना देता हूं, सबका लाइन ऑफ एक्शन बना रहा हूं एक तरीके से, तो कितने कितने एंगल बनेंगे बेटा? वेरी गुड, किसने बताया? बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। कैसे किया? टोटल एंगल बनता है 360। एक सर्कल पर अगर मैं किसी एक जगह से चलूं और वापस वहीं पर आ जाता हूं तो 360 डिग्री बनता है। अब 360 के कितने हिस्से करने हैं? 12 हिस्से करने हैं, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे मेरा आंसर आएगा ना। एंगल नहीं पता रहेगा तो वेक्टर सम कैसे करेंगे? ठीक, अब ये समझो इस केस में, तो हमें क्या करना है, आसान कैसे करना है। देखो पहले तुम क्या करो, तुम 180 वाला सॉल्व करो। अब ट्रिक सिखा रहा हूं, इतना लंबा थोड़ा तुमसे करवाएंगे कि तुम ये करो ये करो, ऐसे करते करते तो रात हो जाएगी। तो कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 6 ही बनाने हैं, हमें 6 पेयर बनाने हैं। अब तुम्हें दिखाता हूं मैं कैसे फटाफट सॉल्व होता है। अब ये तो हो गया एंगल निकालने का, क्या बाद में काम आएगा यही एंगल। तो मैं चालाकी क्या करूंगा, मैं इसको 12 बार नहीं सॉल्व करना चाहता, मैं इसको और आधा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये रहा मेरा 12 और 6 बचेगा, तो रिजल्टेंट मुझे मिल गया, एक मिल गया, खत्म हो गया एक पेयर। दूसरे में किधर आ रहा रिजल्टेंट? इधर आ रहा है, क्यों? ये जीत रहा है, इधर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, 7 गुना है ये, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, ये माइनस ये, जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन वो हो गया, ये माइनस ये, जिसका डायरेक्शन आएगा वो ऊपर जाएगा, है ना। तो यानी क्या करेंगे, F12C माइनस F6C, जो भी आंसर आएगा इसमें डायरेक्शन सोचनी नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और माइनस कर देना है चुपचाप। क्यों, कैसे कर रहा हूं, मैंने सिखाया था ना कि जब वेक्टर्स अपोजिट हो, यानी 180 पर, जैसा कि इस केस में हो रहा है, या तो सेम हो, है ना, सेम में ऐड होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है बिना किसी टेंशन के। तो हमें कितने मिलेंगे? 6 मिल जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करके 6 मिल जाएंगे। और मजेदार बात क्या है, हमको ऑलरेडी पता है, हमको ऑलरेडी एंगल देखो बना दिए 6, है ना। सब में कितने कितने हैं? तो अब मैं 2 सॉल्व कर लूंगा तो 1 हो जाएगा, ये एक, और फिर इसके बीच का एंगल, समझ गए। तो ऐसे करते करते हम इसका आंसर निकालेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिस करना है, इस पे करोगे तो तुम्हें बाकी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी आएगा, ठीक है। इसमें आलस ना करना, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कूलम्स लॉ क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। आपका फिर से क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये पता है कैसे सॉल्व होगा, एपी जीपी है, ये नहीं कराऊंगा, ये इसमें कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कार्यक्रम करा दूंगा। अब ये पढ़ो, देखो भाई इसमें ना एक चीज सिखानी है मुझे, बस छोटी सी सिखानी है भाई। देखो इतना पढ़ाया तुम लोगों कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो गया है। इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाना इज वेरी इजी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब जो बातें मैं बोलूं ना इसको बड़ा अच्छे से सुनना, भले जाकर के घर पे कुछ और करो, जो बता रहा हूं इससे तुम लोग का काम आसान हो जाएगा। बहुत तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे आज, टेंशन ना लेना। देखो कोई एक चार्ज रखा है यहाँ, कोई चार्ज रखा है यहाँ, मैं इस पे आ जाऊंगा, पहले ये पढ़ो ताकि मुझे पोजीशन वेक्टर बताते टाइम दिक्कत ना हो। पोजीशन वेक्टर है क्या? ये एक प्रकार का वेक्टर है, इसका काम क्या होता है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। कहां से लोकेट करता है? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन सबको पता है 0,0। 3D होगा तो 0,0,0 कर देंगे, लेकिन ओरिजिन तो ओरिजिन ही रहेगी ना, ठीक है, वेरी गुड। मतलब कल को अगर x, y, z दे दूं क्वेश्चन में, जो कि मैं दूंगा इसी के बाद, तब मत कहना कि इसमें कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। तरीका वही है, आप यहां पर बैठे हैं, आप खुद को समझिए कि आप कहां पर है, ओरिजिन। जैसे कि मैं अभी करने वाला हूं एक्टिविटी, मैं करूंगा पहले पवन खेड़ा को, दिल में मत लेना, आदत है, इसका नाम पूरा मैं पवन खेड़ा ही बोलता हूं हमेशा। पहले इसको लोकेट कर रहा हूं, मेरा हाथ का डायरेक्शन देखो, मैं ओरिजिन हूं, ठीक है, डायरेक्शन ये है। फिर इनकी सिस्टर को देखो, बदल गया। अब इमेजिन करो तुम रस्सी फेंक रहे हो,
और रस्सी कौन पकड़ेगा? अदर एंड पे जो पॉइंट पे खड़ा है। अगर रस्सी पहुंचेगी तभी पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगी। तो यानी कि यहां से रस्सी तुमने फेंकी और ये लाइन खींच दी, वेरी सिंपल। यहां से रस्सी अब हमें अलग डायरेक्शन में फेंकनी पड़ेगी कि नहीं फेंकनी पड़ेगी? तो तुमने फेंकी तो एरो कहां, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा? पहले ही बनाना सीख लो, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई होगी दैट इज योर्स r1, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गई तुम्हारी वेक्टर। इसी प्रकार से इसकी जो लंबाई होगी वो हो गया r2, यानी मैं दिखा रहा हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड ये हो गई तेरी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? पवन कहेंगे सर कैसे पता चला कि मैं यहां पे हूं? तो मैंने कहा बेटा हमें ज्यादा मैथ नहीं आती है, हम तो ये मानते हैं कि एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री होता है। तो मैं क्या कर रहा था, अपने हाथ का एंगल चेंज कर रहा था, और मेरी आंख के सामने जहां तुम दिख गए, हाथ से मिलाया मैंने, मैं मान लिया कि वहीं पे तुम होगे। और मैं हमेशा शुरू कहां से करता हूं? मैं 0 से एक्स एक्सिस शुरू करता हूं। तो मुझे एंगल भी मिल रहा है क्योंकि मैं हर बार बराबर एंगल को 1-1 डिग्री करके बढ़ा रहा हूं। तो 10 बार बढ़ाया 10 डिग्री पे आ गए, 20 बार बढ़ाया तो 20 डिग्री पे आ गए। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से मैं अपनी, क्योंकि हर एक एंगल यूनिक होता है, अगर मैं 1-1 डिग्री की लाइनें बनाऊंगा, वैसे तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक पॉइंट से इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस खींची जा सकती हैं। अरे भाई तुम्हारा पैरामीटर 1 डिग्री का है, मेरा 1 सेकंड का है। मैं 1 सेकंड, आपको पता है कि नहीं, डिग्री छोटा मिनट होता है, मिनट छोटा सेकंड होता है, ये बेसिक मैथ पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री से छोटा भी एंगल बन सकता है। तो कोई कहे नहीं नहीं मैं तो आधा आधा डिग्री का बनाऊंगा, तो फिर वो डबल हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि 360 लाइनें ही बन सकती हैं, नहीं, उसका डबल हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं 1/4 कर लूंगा मैं, मतलब 1/4 1 डिग्री का बनाऊंगा, तो 4 गुना हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से अनंत हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां से जो इसका एंगल होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। थीटा विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो कभी कभी आप कंफ्यूज जाते हैं सर थीटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो बेटा एंगल का काम ही होता है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि नाउ यू हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, नाउ यू हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओके, क्लियर हो गया। नाउ यू हैव द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब कैसे सर इसकी मदद से आप इनके बीच की दूरी निकालेंगे? क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला चाहिए उसमें k q1 q2 अपॉन, हमें तो r स्क्वायर चाहिए। r क्या होता है सर? q1 q2 के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि जो सेंटर से सेंटर की दूरी, हमें तो उससे मतलब है ना। तो इससे ये कैसे निकल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिर भी पैनिक नहीं करा, मैंने कहा भैया ये बताओ, ये लाइन का जो परछाई है वो यहां तक पड़ रहा है, पड़ रहा है, और इतना ही एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा ही तो ये दूरी है। फिर समझा दे रहा हूं, इसकी परछाई यहां पड़ रही, जो एक्स्ट्रा है वही तो दूरी है। तो करना कुछ नहीं है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करूंगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर के साथ जब आएगा तो ये लाइन पर वो मैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक और कंपोनेंट भी तो होगा, सिर्फ एक कंपोनेंट में तो बस आइडिया दे रहा हूं, है ना, डिटेलिंग नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि जब आप इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप r12 निकाल रहे हैं या फिर आप r21 निकाल रहे हैं। तो 1-2 का मतलब हुआ 1 से 2 की तरफ, तो वो एरो ये बनेगा, और 2-1 का मतलब हुआ 2 से 1 की तरफ। मैं अलग कलर कर देता हूं, तो 2-1 के लिए मैंने ये उल्टा कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, चलो छोड़ो सारी बातें, दूरी बदल जाएगी क्या? मैं इधर से इधर जाऊं या फिर इधर से इधर आऊं? तो आई कैन से ना कि जो r21 है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, क्या ये बात क्लियर हुई? ये बहुत जरूरी है, इसी से पूरा फॉर्मूला बनने वाला है। और मैं कहूंगा वही तो r है, वही तो r क्या रिप्रेजेंट करता है? इनके बीच की दूरी। समझ में आया? तो अब यहां से एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो बेसिक मैथ नहीं है तुम लोग का, अच्छा इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, तो ये सब पढ़ा के आगे बढ़ गए होते। चलो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका सिंबल होता है सर, ऐसे टोपी पहना देते हैं, तो कहते हैं एन कैप, एन मतलब वेक्टर हो गया, अगर आर होता तो कहते हैं आर कैप, है ना। हमने आर सिंबल लिया तो आर कैप, है ना। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। यूनिट मतलब 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है उसके पास, यानी अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही तरीका भी होता है कि यूनिट वेक्टर जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको अपनी दिशा दे देगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है। मान लो मेरे पास 2 है, मेरा फोर्स आया 2 न्यूटन, मुझे चाहिए डायरेक्शन, हम मैंने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, वो 2 से हो गया 4,
तो गलत नहीं हो जाएगा? मेरा मैग्नीट्यूड 2 ही रहना चाहिए और मुझे डायरेक्शन भी मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, आई कैप मल्टीप्लाई करूंगा। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स। तो यहीं से फटाफट समराइज करो। तो इसका फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यहां से ये 1 हो जाएगा। अरे भाई 2 वेक्टर है, 2 प्लस डायरेक्शन, और नीचे 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, खत्म। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, प्लस डायरेक्शन हो गई। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 3 बना रखे हैं जनरल फॉर्मूले, अगर एक्स एक्सिस में होगा तो उसके लिए आई कैप, प्लस एक्स के लिए, प्लस वाई पे होगा तो जे कैप, और प्लस जेड में होगा तो के कैप। ये सिंबल्स हैं, ठीक है। आई लग गया किसी के आगे, मतलब एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। जे लग गया वाई और के लग गया के। प्लस में है तो सारे पॉजिटिव पर है, निगेटिव में होंगे सारे निगेटिव पे हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस एक्स के लिए अब ये कर लेना है ना, ये अपना कर लेना एंड सो ऑन। माइनस वाई के लिए माइनस जे और उसके लिए माइनस के। ये पूरी समरी जो तुमने पढ़ी अब वही अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। अब जो सिखाऊंगा वो लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 क्या है बेटा, R1 वेक्टर। तो ये क्या हो गया तेरा R2 वेक्टर। ये देखे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। जरा मुझे पहले डायरेक्शन लाने दो। तो Q2 पर बल लग रहा है, Q1 दोनों पॉजिटिव हैं, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, समझ में आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में ही कोई हमें अगर बता दे ऐसे, ये वैल्यू हमने निकाली, मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या, अगर मैं R12 बनाऊंगा तो R12 की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, यही तो मेरा R12 है, 1 से 2 मैंने बताया अभी। तो इसको लिखो फ्रॉम 1 टू 2। अब पोजीशन वेक्टर लिख लेना। अरे यार सब लिख पाओगे तुम लोग, ठीक, समझ गए। तो अच्छा मुझे बताओ, मुझे ये वेक्टर चाहिए नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। इसका डायरेक्शन लूंगा तो मेरा फोर्स वेक्टर बन जाएगा। मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि भैया R12 का जो मैग्नीट्यूड है वही तो मेरा R है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q2 Q1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे आता है स्केलर निकालना, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन मुझे ये भी आता है। अब मुझे दोनों चीज को मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड, मुझे चाहिए तुम्हारा क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, R12 का, ठीक है, बड़ी मेहनत से यहां तक लाया हूं तो यहां गलती नहीं करनी किसी को। तो भाई ध्यान से, ठीक, ये मैं मिटा दूं, मिटा सकता हूं ये, है ना, या रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो, तुम लोग ना आगे चल करके कहीं खराब कर दोगे, तो कहोगे सर ने पढ़ा ही नहीं था, फिर सर कहेंगे क्या कर सकते, सबूत भी नहीं है ना, सबूत है वो मेरा, ठीक। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ये सिर्फ तुम्हारा रिवीजन है, ये सिर्फ रिवीजन है और ये नोट्स है मेरी, ठीक है भैया। अब देखना ध्यान से ये क्या करूंगा। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 F21 वेक्टर या फिर FQ2 Q1 वेक्टर, ठीक है ना भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्लस नहीं बेटा मल्टीप्लाई, डायरेक्शन चाहिए ना, प्लस कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कौन सी डायरेक्शन है, अरे ये तो उल्टा हो गया, ये 2 1 है वो 1 2 हो गया। दोनों अगर हमें सेम चाहिए तो क्या करेंगे, आएंगे इस पे भी आएंगे। तो इसका अपोजिट क्या होता है, R21 वेक्टर। यहीं से एक फंडा आता है, रिवीजन, है ना, नोट्स कचरा कर दो तुम लोग। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का माइनस, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, ठीक। तो अगर हमारा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर है तो वी विल से क्या है, बी इज निगेटिव वेक्टर ऑफ ए का ही, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये हो गया तेरा ए वेक्टर, तो ये हो गया तेरा बी वेक्टर,
नेगेटिव ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी कि R12 वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, R21। तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। अब मेरा काम हो गया, मुझे यही तो चाहिए था। ठीक, तो मैं कह सकता हूं या तो ये मान लो, नहीं तो दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, R21 कैप, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये अब तुमने वेक्टर फॉर्म सीख ली, समझ गए? ठीक है मेरे भाई लोग, अभी भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो मेरे पास और भी ऑप्शन है। तीसरा फॉर्म के, अब पहले वाले को पहले चेंज करूंगा, Q1 Q2। अब मैंने कहा यार एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था, फॉर्मूला पढ़ाया था आपने, क्या पढ़ाया था भाई, मैग्नीट्यूड। और आपने ये भी बताया था R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई। तो मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा सर, पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर डिवाइड बाई R, और नीचे क्या है, अरे भाई तुम वही बात हो गई यार, है ना, या फिर मैं इसी को, तो लिखा तो है ना, या फिर इसी को R लिख सकते हो, यहां ऑलरेडी R स्क्वायर है। द फॉर्मूला बिकम्स Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R12, ये भी फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन इससे मन नहीं भरा, कह रहे नहीं हमको तो दोनों मैच चाहिए, 2 1 2 1 चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाएंगे तो निगेटिव वेक्टर बन जाएगा ना R21, और नीचे तो भाई नीचे तो आएगा R21 लिखो चाहे R12 लिखो, लिख तो तुम आ ही रहे हो, तो फिर से ये आ गया। बस इतने ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, 4 फॉर्म मैंने बताए। ठीक, किसी ने कह दिया नहीं हमको आप दोबारा करके देखें, मैं कहूँगा पागल हूं क्या, पागल थोड़े ना हो, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं कहूंगा मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ये समझदार बच्चों के लिए। क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 तो सेम ही रहेगा, R स्क्वायर भी सेम ही रहेगा। अब यहां पर 1 2 की जगह क्या आ जाएगा, फिर से सारी कहानी रिपीट करूंगा, फिर से सब कुछ लिखूंगा ऐसे ही, है ना। तो अब मैंने सिखा दिया कि अगर सेम चाहिए तो माइनस लगा देना, है ना, सेम चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे बेटा, नीचे क्या कर देंगे R का क्यूब, और अगर वेक्टर में लिखेंगे तो यहां पर वेक्टर लिख दूंगा, और अगर यूनिट कैप में लिखेंगे तो R स्क्वायर लिखेंगे, नीचे बगल में लिखा हुआ है देख देख के। तो ये आपके दोनों के लिए मैंने निकाल दिए, समझ गए। तो तुमने सीखा कि कैसे हम फोर्स को स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें इस क्लास की क्या रही, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ठीक है, और नेगेटिव वेक्टर चाहे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, समझ गए। तो यही तुम एनसीईआरटी में खोलोगे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, इसको फिलअप कर दो, फिलअप कर लेना, है ना। ये मैंने देखा भी नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ, है ना, ये सब जो है जो पढ़ाया होगा वही लिखा होगा यार, क्या लिखा है पढ़ो जरा, डायरेक्शन ऑफ F21, देखो ये क्या लिखा है, इज सेम एज R इफ Q1 Q2 R, ठीक है। आगे डायरेक्शन ऑफ F21 इज अपोजिट टू R, Q1 Q2 क्या है, अपोजिट नेचर। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो हम वही चीज लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट, पूरा पूरा केस स्टडी, इसको अच्छे से लिख लेना। मैं ये कहूंगा इसको इतना महत्व मत देना, आपको सिर्फ इतना करना है। हम लोग देखो मैं तुमको बार बार बता रहा हूं कि अगर यही मेरा R यही वाले लेके चलता हूँ, फॉर्म चेंज नहीं करता हूं, तो जो सेंटेंस लिखा है ना इससे कंफ्यूजन कभी ना हो, इसलिए बता रहा हूं। इसको हटाओ यहाँ से, R12 लिखे इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा, नहीं अपोजिट कब होगा, तो ये जैसे तुम्हारा R12 लिखा हुआ है तो R12 के अपोजिट होगा ना, रेफरेंस तो एक ही ले सकते हो, दो थोड़ा ना ले लोगे। चलो कंफ्यूजन आ गया तो बताना ही पड़ेगा, ये प्लस ले ले ये माइनस ले ले, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 पे जो लगाएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये R12 के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। R12 क्या था, 1 से 2, मेरे भाई 1 से 2, 1 से 2 कहाँ है, उधर। और ये जो फोर्स आ रहा है ये अट्रैक्टिव हो जाएगा अब ना, पहले रिपल्सिव हुआ करता था, अब अट्रैक्टिव हो गया। अट्रैक्टिव क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, और वो बाहर की तरफ था। तो ये लिखा है ना मैंने, ये देखो F21 अगर हम ले रहे हैं तो R12 के क्या हो जाएगा, अपोजिट, है ना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1।
तो ये है, इसको सही कर लेना। बाकी अगर नहीं भी पढ़ोगे, मेरा पढ़ लोगे तो बहुत है तुम लोग, ठीक है। चलो, ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब ये करो, ये करो, जल्दी करो, यही क्वेश्चन कराएंगे, छोड़ देंगे फिर। अभी भी हम लोग के पास बहुत टाइम है, 7:36 ही हो रहा है, 10 मिनट तो मांगा ही था मैंने। अरे यार तुम लोग तो ऐसा देखते हो, इसे मार दोगे मुझे। हम मेरी मत पढ़ो भैया, हमें घर जाना है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे नहीं पेपर देना है। नहीं नहीं, किसी को अगर ऐसी कोई कष्ट वष्ट हो दिल में, ऐसा मत रखना, कुछ भी उठना हो दिल चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं रोकूंगा भाई, हमें घर जाना है यार, तो चला पटक के मार रहे हैं सब, क्या करेंगे हम। ऐसे नहीं करते भैया। देखो एक चीज सिखा देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ठीक है, मैं ये नहीं बताया था तो ये बता देता हूँ, है ना, तो इसीलिए तो इतने आराम से पढ़ाता हूँ, है ना, कोई रोए हुए नहीं है। ये देखो, और यहाँ पे क्या है, इसे पढ़ो, इसको x y z, है ना, तो x के लिए क्या सिखाया था, i कैप j कैप, ठीक। और तुम्हें ये भी टेंशन नहीं लेने में भाई कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तू बस आई जे के लिख दिया, अगर वो प्लस होगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस होगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये भी टेंशन नहीं लेनी तुमको, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक। इसके बाद कहते हो फिजिक्स कठिन है, कहाँ कठिन है भाई, इतना आसान है, ये हो गया तुम्हारा एक काम। इसी प्रकार से अगर इसका कोई कहते कल को मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, ये तो वेक्टर हो गया ना अब, तो टेंशन फिर नहीं लेनी है तुमको, तुमको सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। लो ये भी सिखा दिया, क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी। फिर तुमसे कोई कहते कि ऐसे करके दिखाओ, आर क्यू भी लिख दूं, लिख ही देता हूं यार, है ना, गुस्सा उस्सा गए तो नहीं, टाइम बचा रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ जल्दी छोड़ने के लिए। ये हो गया आर क्यू, मुझे पता है तुम लोग नहीं मारोगे मुझे, बहुत अच्छे बच्चे हो। ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस, ठीक है बेटा, इसको मैंने ऊपर इसका रिजल्टेंट लिख दिया है, ठीक। अगर कोई कहते तुमसे कोई कहते ऐसे, तुम्हें निकालना आर पी क्यू, ठीक बेटा, तो मतलब कहां से R12 याद है, 1 से 2 यानी P से Q, तो क्या कहेंगे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, नहीं आता जिसको उसके लिए, तो बाद में क्या आएगा आर क्यू, है ना, माइनस, इतना ही करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को, बस इतना करना होता है, बाकी जो साइन आएगा वो लिख देना। तो कर डालो, अब ये आंसर आ जाएगा, आधा कर दिया मैंने, आधा तुम लोग कर दो, जल्दी से कर दो फिर आगे बढ़े। बताएंगे आप लोग कि मैं लिखूं, बताओ, 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1j, ठीक है, 7 माइनस 5 कितना बचेगा। लो बेटा तुम लोग को, तुमने क्या निकाल लिया फटाफट, आर पी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, है ना, मैग्नीट्यूड काम आएगा ना, आर की तरह काम करेगा ये, तो दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है बच्चों, बताओ, 17, क्या बोल दिया मैंने, तुम लोग साथ रहते थे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, 4 8 9, सॉरी 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ गया, आर की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव द फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, हमें निकालना क्या है, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन तो हाँ कोई भी पी क्यू निकाल देते हैं, ठीक है, कोई भी बोला नहीं गया है ना, कोई भी निकालना है, तो अब वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, पढ़ाई इसीलिए हम लोग ने, तो क्या करेंगे,
के Q1 Q2, Q1 कितना है 2 कूलम, ठीक है, और ये क्या है माइनस, है ना, -5 अपॉन R कितना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर भी तो यूज करेंगे, P से Q है ना, ये रहा P से Q, और देखो रिजल्टेंट क्या आ रहा है इधर निगेटिव है ना, तो हमने सिखाया भी था कि जस्ट अपोजिट आना है, तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे यहाँ पर बताओ, कौन सा वाला लेंगे हम, आर पी क्यू लेंगे या माइनस ऑफ आर पी क्यू? कंफ्यूजन आता है मैं जानता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को पता है आर पी क्यू ये होता है, लेकिन हमारे फोर्स में जो हमें डायरेक्शन चाहिए वो मैच नहीं कर रही है ना, तो हम आर पी क्यू को माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा, तो यानी कि हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है, माइनस ऑफ आर पी क्यू का यूनिट वेक्टर, यही तो सिखाया था मैंने, अपनी डायरेक्शन मैच होनी चाहिए बस, ठीक है, नहीं तो आंसर का मतलब ही क्या है, तो ये फिर से देखो पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया 10k डिवाइड बाई 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये भी खोल डालो, इसको क्या कह सकते हैं वेक्टर में लिखेंगे, है ना, ये क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरा डायरेक्शन का काम करेगा, इसको और छेड़ना नहीं है, डिवाइडेड बाई इसका रूट निकाला था कितना आया था 3, ठीक है, कितना आ गया 27, अब k की वैल्यू सबको याद होगी 9 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, नीचे क्या आ गया देखो 27 3 ठीक है, ये कितना आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप प्लस j कैप प्लस, बस यहीं से छोड़ दो 10 की पावर 10 डिवाइड बाई 3 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है, इतना ही करना था, और अगर हम उसको उस फॉर्म में रखना चाहते हैं, अगर हम इसी को रखेंगे आर पी क्यू लिख देंगे तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ गया, समझ में आ रहा है, तो अगर हम आर पी क्यू लेके चलेंगे तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, निगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैंने दोनों चीज सिखा दी, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर लेके चल रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टेकिंग अ माइनस साइन, तो जब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, मैं ये फिर से सिखा दे रहा हूं, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में हमेशा सबने प्लस माइनस की गलती करी है, सालों से ये हो रहा है, क्योंकि हम 2 बार डाल देते हैं माइनस साइन, अगर हम इसका निगेटिव लेंगे तो फिर हमें इसका निगेटिव लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर हमने डायरेक्शन बदल दी अपने रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है, तो 2 बार माइनस साइन नहीं लेना है, या तो आप, मैं जो तरीका बता रहा हूं जो मैं हमेशा फॉलो भी खुद के लिए भी करता हूं, मैं चार्ज के जो स्केलर वाला पार्ट है ना उसमें कोई मैग्नीट्यूड लेके चलता ही नहीं हूं, इससे क्या होता है टेंशन ही नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मैं सारा का सारा निगेटिव कहां लगा देता हूं जो मुझे डायरेक्शन देगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली एक ही बार वो निगेटिव साइन आता है, इसलिए मैंने करके गलती दिखाई आपको कि ये आपको पकड़नी है आगे चल करके, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आंसर का मतलब हुआ बेटा डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये होती है, तब तो आंसर गलत आ गया, समझ में आया, क्यों गलत आया, क्योंकि आपने चार्ज में भी निगेटिव लिया और आपने वेक्टर में भी निगेटिव लिया, जबकि निगेटिव का काम सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, समझ गए, तो यानी कि हम कभी भी, अब हम जो आगे के लिए करेंगे, हम कभी भी चार्ज में कोई भी डायरेक्शन यानी कोई भी चार्ज का नेचर नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, रूल बना लीजिए, हम जब भी Q1 Q2 देखेंगे तो हम -5 नहीं देखेंगे, हम 5 देखेंगे, और हमें इधर दिखेगा 2, ठीक है, और जब हम इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर तब ध्यान देंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव में कैसा होता है अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव वाला कौन सा यूनिट वेक्टर लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक, अच्छा, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये कब लिया जाता है, जब आप इसमें कच्चे हो, थोड़ा जब आप यूनिट वेक्टर में कच्चे हो, आपको रटा हुआ है कि मैं सिर्फ आर पी क्यू ले सकता हूं, मेरे को इतना दिमाग नहीं कि माइनस कर लूं, तब तुम ये लेके चलो, तब भी आंसर आएगा, तुम इसमें अगर कुछ नहीं कर सकते, तुम ये मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, ये तो मेरा अपना तरीका है, तुम्हारा तरीका है, नहीं ले पाओगे तो तुम हर क्वेश्चन में फिर चार्ज लेके चलो एज इट इज, तुम यहां ध्यान रखो, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर तुम्हें सिर्फ इसके नोटेशन को फॉलो करना है, तब भी आंसर मैच कर जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कौन सा, लेकिन 2 बार निगेटिव अलाउड, एक ही बार, चाहे चार्ज में चाहे यूनिट वेक्टर में, अगर चार्ज में लेंगे तो यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, और यूनिट वेक्टर लेंगे तो चार्ज में नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर इक्विलिब्रियम, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इक्विलिब्रियम, कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया है,
जा करके प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।